energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. Good morning, everybody! एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी, आप लोग जो आगे बैठे हुए हैं, स्टेज पे ना लाइट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे पीछे तक दिख नहीं रहा है। तो आप एक बार चेक करके बताएंगे पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है क्या? तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं थोड़ी और एनर्जी के साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी! अब कुछ मजा आया। अब लग रहा है कि इस सेशन का नाम अनस्टॉपेबल है। ओके, अब बात करते हैं मेरी। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? देखो, बहुत सिंपल है। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। और जब माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है, जब माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और मुझे ये किसी तरीके से पता चल जाए कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, तो मैं आज क्या करूंगा? ये मेरा क्वेश्चन होता है। और उसके सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास में, 2 जवाब होते हैं और मैं दूसरे ऑप्शन को चुनता हूँ। पहला ऑप्शन कि कल जो होने वाला है उसको सोच सोच करके मैं रोता रहूं और परेशान हो जाऊं। दूसरा ऑप्शन कि जो मेरे पास कुछ घंटे बचे हुए हैं ना, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं, बढ़िया नींद आए। और इसीलिए आज यहां पर जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी, वो मेरे लिए सिर्फ एक सेशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेशन की शुरुआत कहां से हुई, कि मुझे इंस्पिरेशन कहां से मिली ये सेशन करने की। आज से 3 महीने पहले मेरे नाम से एक कुरियर आया ऑफिस में और उस एनवेलप पे लिखा हुआ था द फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑफ संदीप महेश्वरी। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जो मेरा फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था, वहां पे सिर्फ 20-25 लोग बैठे हुए थे एक छोटे से कमरे में और किसी के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही किसी ने वो किया है, लेकिन फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार, मतलब था मैं ही स्क्रीन के ऊपर, लेकिन लग मुझे ऐसा रहा था जैसे मैं किसी और को देख रहा हूँ। और देखता रहा। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई, उसी टाइम मैंने ये ठान लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ के इतने बड़े फेलियर को मैं अपने तक नहीं रखने वाला, इसको शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ। और आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मैं पुणे के एक MBA कॉलेज में गया था और वहां जाकर के ब्लैंक हो गया था। याद है? कितने लोगों को याद है? याद है। तो तब मैंने आपको बताया तो था, लेकिन दिखाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं आपको दिखाने के लिए, कोई वीडियो नहीं थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली तब क्या हुआ था। Okay, good afternoon, everybody. Just call me Sandeep, don't call me sir. And just a few confessions before I start off this session. The first one is, please don't look at me like this with all these frowning faces, because that makes me nervous. And to be honest with you, this is the first time that I am speaking in front of so many people. And second thing is, I'll be not talking about the theory part of it. I'll actually focus more on the practical side of how I did whatever I did. Okay, the second confession, which I forgot, that is. To be honest with you, I can speak in English, but the problem is you may understand what I am talking about, but I won't be able to understand what I am talking about. So it's better if I talk in Hindi. So. Then
coming on to the point directly, the secret of what I feel is of my success. I started my career, I think, at the age of 13, and okay, so I'll come on Hindi. So I'm sorry. Yeah, so yeah, I'll do it. Images बाजार स्टार्ट कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ. So I think it's not that big a deal. आपने देखा मेरी क्या हालत हुई थी? आई थिंक सबका यही हाल होता है जब वहाँ पे स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे लोग सामने बैठे होते हैं, सबका यही होता है. तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, सिर्फ एक, कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपना इतना बड़ा मजाक उड़वाने के बाद भी बाज नहीं आया, और क्या वजह है कि मैं वहां से यहां तक आ गया. लेकिन मुझे ना इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल रहा था. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है. और फिर फाइनली एक दिन वो वजह समझ आई. मैंने एक कहानी पढ़ी कहीं पर, और उस कहानी के जब मैं अंदर तक गया तो मेरे को समझ आया कि हाँ, ये वजह है. ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे. दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते. नहीं, धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए, और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था. अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको. उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा. खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने. छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था. खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आ गया. अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है. लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था. डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई. लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने. और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके. तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है. लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया. उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक. और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं. और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उनको हंसी आ गई. वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया. बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया. तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं. तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे. फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है. और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता.
कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर आपको भी उस बच्चे की तरह किसी की आवाज सुनाई ना दे जो आवाजें आपको रोकती है, ना किसी और की ना अपनी, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, राइट? उस बच्चे की तरह आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। यूल बी अनस्टॉपेबल, राइट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? थियोरेटिकली तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जो अनस्टॉपेबल बनने वाला काम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 दीवारें तोड़नी पड़ेगी। 2 दीवारें, पहली बनी है दूसरों की आवाज की, कि आपके ऊपर दूसरों की आवाजों का असर होना बंद हो जाए, और दूसरी आपकी खुद की आवाज। ये ज्यादा बड़ी दीवार है। तो अब देखते हैं कि इस पहली दीवार को कैसे तोड़ना है। उस कहानी में उस बच्चे के आसपास में कोई नहीं था उसको रोकने वाला, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? यस और नो? नो। क्या होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से 4 लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। 4 लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है। और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा, चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा। जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन आई थिंक 18 साल का था और मैंने नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली, संदीप। हाँ जी आंटी। बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में? कहीं और ही चला गया। फिर मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर, क्या कौन सा? तो आंटी ने बोला, कहते क्यों तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल? ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने? तो उन्होंने बोला, मेरी थोड़ी सी जान में जान आई। मैंने कहा अच्छा, फोटोग्राफी की बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं आंटी बोलिए ना। बेटे मेरी अगर तू माने ना, तो ये जो तू फोटोग्राफी के चक्करों में पड़ा है ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले,
कि अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। मैंने कहा क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा? सीधा सा क्वेश्चन है यार। तो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने % आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने % आए थे तेरे 12th में? मैंने कहा जी 85% आए थे। फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे। अब बोल। मैं कहा अब क्या बोलूं? अब बोलने को आपने छोड़ा क्या है? क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो। यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं। क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है क्यों, और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मजा आएगा। और जिस दिन आप लोगों को भी मेरी तरह ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर ऐसी बातों का असर होना बंद हो जाएगा। मतलब कि उस दिन ये जो पहली दीवार है जिसकी मैंने बात करी थी, वो अपने आप ही टूट जाएगी। उसके बाद इस पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के। कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद। एग्जैक्टली, आप खुद। और यही है वो दूसरी दीवार, यही है वो दूसरी दीवार जो पहली वाली से कई गुना बड़ी है, कई गुना बड़ी है। आज से बहुत साल पहले मैंने कहानी सुनी थी जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था मेरी लाइफ में। ये कहानी है एक ऑफिस की और उसके एम्प्लॉइज की। एक बार एक ऑफिस में
जितने भी एम्प्लॉयज सुबह सुबह जब ऑफिस आते हैं अपने अपने कैबिन में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, एक लेटर रखा हुआ होता है, और उस लेटर में लिखा था कि वो इंसान, इस कंपनी का वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी या जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया है। और अब अगर आप आखिरी बार उस एम्प्लॉय की शक्ल देखना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, यहाँ पर अगले 1 घंटे में पहुंच जाइए। जैसे ही उस एड्रेस पे गए तो वहां पर एक कॉफिन पड़ा हुआ था। कॉफिन होता है, उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सबको दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया। लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस कॉफिन के पास गए और जा करके उन्होंने उस एम्प्लॉय की शक्ल देखी उस कॉफिन के अंदर, तो उन्हें खुद पे शर्म आने लगी, क्योंकि उस कॉफिन में कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा था, एक मिरर था जिसमें उनकी खुद की शक्ल दिख रही थी। हम सब भी तो यही करते हैं अपनी लाइफ में कि सारा ब्लेम उठा करके किसी सिचुएशन पे डाल दिया, किसी और इंसान पे डाल दिया, सब जगह डाल दिया सिवाय एक इंसान के, खुद पे। यहां पर कितने लोग इस बात को मानते हैं जो मैंने अभी अभी कही कि आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और कोई नहीं, आप खुद ही हो? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। लेकिन एक चीज और है यहां पर बहुत मजेदार, कि कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो जान करके अपने रास्ते का पत्थर क्यों बनेगा? अपना ही नुकसान क्यों करेगा? अपना ही दुश्मन क्यों बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगा दूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि यार प्लीज़ मेरी खातिर 5 मिनट के लिए आ करके इस आग में जल जाओ, 5 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। कितने लोग तैयार हैं यहाँ पर आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, जो 1-2 लोग हाथ ऊपर उठा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मैं भुट्टा सेकने की बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आपको सेकने की बात हो रही है उस आग में। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो वो जानबूझ करके अपना नुकसान कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये सवाल मेरे को पिछले कई महीनों से तंग कर रहा था, अंदर ही अंदर खा रहा था कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो जाने अनजाने अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और उनमें जो जाने अनजाने खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और फाइनली पिछले महीने मेरे को जवाब मिल गया, सब कुछ समझ आ गया कि क्या फर्क है। मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी एकदम तेज। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर के 2 लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज हो रही है। तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहाँ पे अंकल जी थे पीछे, वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है। वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपए का। तो वो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा है और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ। उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था। और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदें गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया। तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी,
मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं भाई, ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही। कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती? इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। क्या फर्क है उन दोनों लोगों में? देखो बहुत सिंपल है। जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है। जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है, लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है। नाम हो जाता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे कौन कर रहा है? वही एनर्जी पीछे से काम कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, उसमें से 99% फंक्शन से ज्यादा ऐसे हैं, डाइजेशन से लेकर के, ब्रीदिंग से लेकर के, ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। 1% चीजें हम कंट्रोल करते हैं और 100% क्रेडिट ले जाते हैं। और अब मजे की बात पता है क्या है? सबसे मजेदार बात कि यहां पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हम सबको पता है कि अगर हमारे हाथ अभी ऐसे हैं तो ऐसे कैसे लाने हैं, क्योंकि बचपन में हम सबके बाय डिफॉल्ट हाथ ऐसे ही थे, सबके। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के यहाँ चले गए, कुछ के यहीं रह गए। जिनके यहाँ रह गए उनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, जिनके यहाँ चले गए उनको हम फेलियर्स बोलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में। तो कोई बताएगा कि ऐसा क्या था जो बचपन में हम एक दिन में हजारों बार करते थे और अब हजारों दिनों में एक बार भी नहीं करते? याद करो वो बच्ची क्या कर रही थी उस पार्क में, बार बार क्या कर रही थी? एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रही थी, मतलब के सवाल कर रही थी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर।